हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकी। ये आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर जो है फोर्थ पॉइंट है, यानी अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबल की जो कहानी है जो है आज के जो पीरियड में है। पहले क्या होता था कि जो एससी होता है या एसटी होता है या जो कि निम्न कैटेगरी के लोग होते थे, या जो कूड़ा उठाने वाला होता था या मल उठाने वाला होता था, या किसी तरीके से समाज के जो बहुत ही घिनौने नज़र से देखे जाते थे, उनको क्या नाम है समाज बहिष्कार करता था। उससे संबंधित जो है संविधान ने जो संविधान के निर्माता ने इस बात को सोचा कि ऐसा एक जो आर्टिकल से जो है शामिल किया जाए कि उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य किया जाए। इसलिए एक अच्छा संविधान जो बनाने के लिए जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे शिल्पकार और महान हस्ती जो है समाजवादी विचारधारा के लोग भी थे। जो संविधान को उस समय निर्माण होता, उस समय ये टॉपिक रखा गया कि अस्पृश्यता के अंत की बात कहेगी कि जो है उसे जो है हमें समाप्त कर देना चाहिए। ये बात जो संविधान में रखी गई। अब अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता का जो है समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निश्चित करता है। इस जो भी जो है इसका समाप्त करने के बाद कही गई ये व्यवस्था है पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, और इसका जो कंडक्ट है प्रोहिबिटेड कर दिया जाए। जो इसका कंडक्ट रहेगा उसको क्या है प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा, यानी अस्पृश्यता की से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा। ये जो कोई अस्पृश्यता करेगा, कोई सी चीज़ उसको जो है अगर वो कर रहा है, छूछात कर रहा है, या किसी तरीके उसकी जो डिग्निटी को लो कर रहा है, उसकी गरिमा को लो कर रहा है, या उसे अशब्द का प्रयोग कर रहा है, या उसे उसके जात सूचक तक का उसको जो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसे अपराध बनाया गया है। और जो कि विधि के अनुसार क्या है वो दंडनीय होगा। अगर ऐसा कोई करेगा तो लॉ के अनुसार वो क्या है पनिशेबल होगा। अब इसके लिए जो है क्या कहा कि जो है 1976 में कहा कि अस्पृश्यता जो है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। क्या है इसमें 1976 में जो है अनटचेबिलिटी लॉ बनाया गया, और एक्ट 1955 में जो है मूलभूत अमेंडमेंट किया गया। इसका नया नाम लिखा गया नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 रखा गया। यानी जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा, यानी जो सिटीजन्स की राइट की रक्षा के अधिनियम जो 1955 दिया गया था। इसमें विस्तार कर डांडे को बंद को सख्त बनाया गया, जो है पेनल्टी है इसमें जो है रिजिड बनाया गया, सख्त बनाया गया। और अधिनियम में अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था को सुनिश्चित की गई। यानी अधिनियम में जो है अस्पृश्यता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, और आर्टिकल 17 भी ये पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित की गई। ये बताता है आर्टिकल 17। अस्पृश्यता शब्द का क्या अभिप्राय है, यानी अस्पृश्यता जो है शब्द न तो संविधान में है और ना ही अधिनियम में है। ये जो है इसका जो डिफिनीशन है अस्पृश्यता का, ये तो जो है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, और ना ही कहाँ अधिनियम में भी परिभाषित नहीं किया गया। हालांकि मैसूर राज्य उच्च न्यायालय ने इसको हेल्ड किया। मैसूर उच्च न्यायालय ने ये इसको हेल्ड किया, और अनुच्छेद 17 को जो है 17 के मामले में व्यवस्था को शाब्दिक एवं व्याकरण समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कुछ वर्गों के लिए, कुछ लोगों के लिए जो जन्म में कुछ जातियां जो है जन्म से कुछ जातियां के आधार पर सामाजिक नियोक्ता, यानी जो है समाज जो जन्म से कुछ जो जातियां थी उसे सामाजिक तौर पर जो है इसके डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिस्क्वालीफाई करते हैं। उसे क्या नाम है बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो उसे बहुत ही घिनौना नज़र से देखते हैं। अभी क्या नाम है एक जो है शहर को साफ सुथरा करने वाला जो व्यक्ति है, सफाई कर्मी है, वो शहर को साफ सुथरा करता है, वो पूरा शहर जो सुरक्षित आप देखते हैं। अब उनके साथ आप वो क्या नाम है आपके बराबर आ जाए या आपके आसपास आ जाए, तो उससे आप बड़ा क्या नाम है अभी भी देखने को मिलता है कि आप उससे बहुत दूरी बनाना चाहते हैं। उससे जो है समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य कर ही नहीं रहे। उसको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर यदि फील हो रहा है उसको, तो अगर फील ही हो जाए तो ये 17 उस पर अप्लाई हो जाएगा। अतः कुछ व्यक्तियों को सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधित सेवाओं इत्यादि
इनके बहिष्कार नहीं है। यानी कुछ व्यक्तियों जो है सामाजिक बहिष्कार, धर्म संबंधी सेवाओं तो इनका बहिष्कार नहीं है। यानी अब सब उससे क्या है, समाज से बाइकाट कर दिया जाए। ईश्वर है वो, अगर वो हिंदू धर्म का मानने वाला है तो मंदिर में पूजा करने से बाइकाट कर दिया जाए, अगर मुस्लिम मानने वाला है तो मस्जिद में जाने से बाइकाट कर दिया जाए। तो इस तरीके से क्या है, ये जो पूरी तरीके अगर ये बाइकाट किया जाता है तो इसे क्या है, अपराध की कैटेगरी में शामिल किया गया और प्रोहिबिटेड है अगर ऐसा किया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में कहा कि जनाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 क्या है, जनाधिकार अधिनियम सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अब ये देखिए, जनाधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत जो है इसे क्या क्या छूछात को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसके तहत 6 माह का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों भी शामिल है। इसमें क्या कहा कि अगर ऐसा कोई करते पाया गया है या उस सब में अपराध करते हुए संतलिप्त होता है तो उसे क्या 6 महीने तक जो है पेनल्टी है, और उसके बाद 500 रुपये तक उसको जो है 500 रुपये पेनल्टी दी जाती है, और उसके बाद पनिश 6 मंथ है। और दोनों भी हो सकते हैं, क्या पेनल्टी के साथ साथ दंड जो है दोनों भी हो सकते हैं। जो व्यक्ति इसके तहत दोषी करार दिया जाए उसे संसद या राज्य विधानमंडल चुनाव के लिए आयोग कर देने की व्यवस्था की। अगर वो व्यक्ति संसद है या कुछ राज्य विधानमंडल है, चुनाव के लिए भी आयोग करार कर देने की व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अधिनियम निम्नलिखित अपराध मानता है। क्या अपराध मानता है? अब देखिए, क्या कहता है, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना। यानी कोई व्यक्ति है जो है निम्न जाति के लोग होते हैं, आगे वो अपनी आस्था रखते हैं, जो आर्टिकल 25 से लेकर जो है 28 तक बात करती है, अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात करती है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। अगर उसमें किसी नागरिक की बात करती है, अगर उसको कोई तरीके से प्रोहिबिटेड किया जाता है तो यहाँ उसे रोक लगाई जाए। आप प्रोहिबिटेड नहीं कर सकते, किसी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। यानी उसका जो धर्म के कार्य है, उसके सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो कुछ भी कर रहा है वो कुछ ऐसा कर रहा हो, कुछ कंडीशन अपवाद है, जो अपवाद जो बताएगा लोक व्यवस्था। जैसे प्रेजेंट टाइम क्या है, अब क्या नाम, प्रेजेंट टाइम अपवाद के लोक व्यवस्था में क्या है कि राज्य के स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को है क्या मंदिर में जाने से रोका जा सकता है और मस्जिद में जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि एक हेल्थ पर जो है ग्राउंड दिया जाता है। दूसरी बात है कि स्टेट की जो है सॉवरेंटी जो है खतरे में है, तब भी वो आपको जो है क्या नाम है, वो स्टेट रोक लगा सकता है, अन्यथा नहीं। ये अपवाद होगा तभी रोक लगाया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आज का जो कंडीशन ये है कि स्टेट जो है हमें मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी अन्य जहाँ वर्शिप प्लेस है वहाँ पर हमें जाने की इजाज़त नहीं है। क्योंकि लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया, रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि ये आपका फंडामेंटल राइट जो है एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अब उसके बाद में कहता है परंपरागत, और उसके बाद में धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अपरिष्टता को न्योचित ठहराया गया। यानी आप बात करेंगे तो परंपरागत जो है, जो एक कोई कस्टमर होता है जो निरंतर चली आ रही हो, अब उसे भी रोक नहीं लगा सकते हैं। जो उसकी संस्कृति है, अभी जनजातीय लोग हैं जो उनका संस्कृति है, और उसके बाद में जनजातीय कई बिहू त्यौहार मनाते हैं कि किसी तरीके से उनका कल्चर से, तो उनके कल्चर को आप रोक नहीं सकते हैं। धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अपरिष्टता को न्योचित ठहराना है। अब उसके बाद में कहा है कि किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से इनकार करना। यानी कोई भी दुकान हो सकता है, होटल भी हो सकता है, या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, उसमें आप प्रवेश से इनकार नहीं कर सकते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्रॉम, जैसे एक नागरिक को प्राप्त हो उसी तरह को वो भी प्राप्त है। अपरिष्टता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को बेइज्जती करना है। यानी अगर अपरिष्टता के आधार पर अनुसूचित जाति को बेइज्जती करना तो भी अपराध की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद में ये कहा कि अस्पताल और कहते हैं कि अस्पतालों में उसके अस्पताल हुआ, शिक्षण संस्था हुआ या हॉस्टलों में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। यानी वो अस्पताल है या शैक्षणिक संस्थान है, कोई एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन है या हॉस्टल है, तो उसमें किसी तरीके से आप
रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं या उसे ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और क्या नाम बाधा पहुंचाते हैं, तो इसमें जो है आप जो है इसके तहत जो है इस एक्ट के तहत जो है दंडित होंगे। और उसके बाद कंडीशन क्या कहता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप प्रस्ताव को मानना। यानी एक बात ये समझ में नहीं आती कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अनटचेबल को मानना भी अपराध है। अब किसी व्यक्ति को सामान बिक्री या सेवाओं देने से रोकना, अब वो व्यक्ति क्या नाम है उसको इस सामान को डिलीवर कर रहा है या सेल कर रहा है या सर्विस दे रहा है, अब उसे रोकेंगे तो क्या है वो इस अनटचेबल एक्ट के तहत जो है पनिशेबल होंगे। अब उसके बाद में क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल जो है 17 के तहत राज्य के तहत ये व्यवस्था दी गई है कि ये अधिकार निजी व्यक्तियों और राज्य के संवैधानिक दायित्व को होगा कि इस अधिकार को हनन से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 के तहत ये व्यवस्था दी गई, ये अधिकार है, यानी निजी व्यक्ति और राज्य के संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार को हनन से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। यानी स्टेट को कहा इस पर लॉ बनाइए और उनको जो शोषण हो रहा है उस शोषण को जो है प्रोटेक्ट करिए, ठीक है, और उसके जो है अधिकार को जो सिक्योर करिए, उसका प्रोटेक्शन दीजिए। इस बात को जोर देता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 17 पर, ठीक है। और उसके बाद में अब कहा कि अब उपाधियों के अंत की बात कहा गया कि जो है आर्टिकल जो है 18 में जो है उपाधियों का अंत होता है, जैसे राय है। अब कोई टाइटल लगा लेते हैं तो टाइटल को क्या है पूरी तरीके से संविधान ने उसे समाप्त कर दिया है। संविधान में इसका कोई लीगलिटी नहीं टाइटल का है। अब आर्टिकल 18 में कहा गया कि आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत करता है और इस संबंध में जो है क्या है, इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। क्या है, इस संबंध में 4 प्रावधान करता है। ये प्रोहिबिटेड करता है कि स्टेट, सेना या विद्या संबंधित सम्मान की सेवाएं, यानी कि यह प्रोहिबिट करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधित सम्मान के सिवाय कोई भी, यानी राज्य सेना भी सम्मान ले सकता है, विद्या संबंधी भी सम्मान ले सकता है, यानी उसके से कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यानी कोई भी टाइटल जो है वो ग्रहण नहीं करेगा। ये बात कहते कोई टाइटल जो है अडॉप्ट नहीं करेगा, पहली बात है। दूसरी बात कहता है कि ये निषेध करता है, यानी ये प्रोहिबिटेड करता है कि इंडिया यानी भारत का कोई भी सिटीजन, इंडियन को कोई भी सिटीजन विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। ये क्या कहता है, ये प्रोहिबिटेड करता है कि भारत का कोई सिटीजन या विदेशी राज्य से कोई भी टाइटल प्राप्त नहीं करेगा। अब तीसरी बात कहता है कोई विदेशी राज्य, यानी कोई विदेशी राज्य होता है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट कहा गया कि यानी कोई भी विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास किसी के पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से के बिना जो है, अगर वो कहता है कि इंडियन सिटीजन्स है, वो विदेश में कोई टाइटल ले रहा है या उसे कोई कुछ ले रहा है, तो इंडियन क्या नाम है इंडिया के राष्ट्रपति को क्या है वहाँ पर उसका जो है एसेंट जरूरी है, तभी वो क्या है एक्सेप्ट कर सकेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ये 3 पॉइंट कहता है। अब उसके बाद में कहता है 4th पॉइंट कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास पर धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी भी रूप से कोई भेंट उपलब्धि प्राप्त राष्ट्रपति के सहमति से प्राप्त नहीं करेगा। क्या है, क्या कहता है कि प्राप्त के बिना स्वीकार नहीं करेगा। के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ये बात कहा गया है। अब देखते हैं उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट किया गया है, यानी जो है उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट किया गया कि औपनिवेशिक राज्य के समय दिए जाने वाले वंशगत पद जैसे महाराजा, राज बहादुर,
राय बहादुर, राजा साहब, दीवान बहादुर, ये बहुत टाइटल मिलते थे लोगों को कि महाराजा है, राजा राज बहादुर है, राय बहादुर है, राज साहब है, दीवान बहादुर है आदि को अनुच्छेद 18 के तहत क्या है, इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। अब इनको कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा, इनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 18 के तहत जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि ये सब राज्य के समझ समानता के अधिकार के विरुद्ध थे। अब जो अगर कॉमन माइंड को जो है प्रिज्यूम करे, अगर कोई व्यक्ति एक पर्सन आया है, उसकी स्टेटस ज़्यादा है तो उसे महाराजा की उपाधि दे दी गई, या राज्य के समय दी गई जो है राय बहादुर दे दी गई, या राजा साहब कहा गया। तो कहीं ना कहीं हमें आपस में जो है ये देश को आज़ाद कराने में जो है किसानों ने मिलकर आज़ाद कराया है, आदिवासियों ने मिलकर आज़ाद करवाया है, मिनोरिटी ने मिलकर आज़ाद करवाया है, और इस देश के सभी समस्त जो गरीब तबके के लोग थे सभी ने मिलकर जो है देश को आज़ाद कराया है। फिर उसके बाद में अगर इनको अगर टाइटल दी जाती तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस होती, सोशल जस्टिस के खिलाफ होती। तो इनको यहाँ पर संविधान के जो बनाने वाले जो निर्माता थे, इनको यहीं से समाप्त कर दिया कि कोई ये भाई टाइटल नहीं दी जाएगी, ये बात कही गई। अब उसके बाद में ये कहा कि 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने जिन मामलों को उपलब्धियों की लीगलिटी चेक की गई, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी को, वैधता को उचित ठहराया गया, क्या है उसकी वैधता को जो है उचित ठहराया गया। और उनमें से क्या कहा कि पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, न्यायालय ने कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है। जो क्या नाम है, राष्ट्रपति के कार्यालय से जो है, या राष्ट्रपति महोदय पद्म विभूषण देते हैं या पद्म भूषण या पद्मश्री देते हैं, ये कोई जो है उपाधि नहीं है। न्यायालय ने कहा ये कोई उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 के में वर्णित प्रावधानों से इनसे उल्लंघन नहीं होता। अगर ये सब राष्ट्रपति देते हैं तो 18 के तहत जो है ये क्या वायलेशन नहीं होता है। इस तरह से ये समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। हालांकि ये भी व्यवस्था की गई है कि पुरस्कार पाने वालों के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कि ये जो नाम के रूप में है उसका प्रत्यय है या उपसर्ग के रूप में इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर भी लोग कहते हैं पद्मश्री फला व्यक्ति, पद्म भूषण फला व्यक्ति, ये भी मना किया गया है कि इनका जो है उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें पुरस्कार को त्यागना होना होगा। अगर यह होता है तो अन्यथा उन्हें क्या है, जो भी अवार्ड पाए हैं उस अवार्ड को क्या है उन्हें जो है त्यागना होगा। अब इसके तहत जो है इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों की संस्थापना 1954 में हुई। 1954 से हुए 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की उनको क्रम को तोड़ दिया, और 1980 में इंदिरा गांधी के सरकार द्वारा उन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। यानी कि इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के संस्थापन 1954 में हुई, और 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इनका क्रम को तोड़ दिया, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें पुनः प्रारंभ कर दिया। ये बात हमने आर्टिकल 18 की बात कही संविधान की। अब आर्टिकल हम बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, यानी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, ये किसकी बात की है, जो भारत के बाद के आपको स्वतंत्रता के अधिकार जो भारत के संविधान ने आपको दी है, लेकिन इस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं। एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आप इस पर जो है स्टेट जो है मैत्रीपूर्ण या लोक हेल्थ पे या इंटीग्रिटी के क्या नाम सॉवरेनिटी पर जो है इस पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसके भी अपवाद हैं। तो बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार, बात करते हैं पहले कितने थे स्वतंत्रता अधिकार, पहले 7 थे, जो कि एक जो है संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल 31 जो है 19F में मिलते थे, उसको जो निकाल कर जो है, और उसके बाद 31B में मिलते थे, तो उसको निकाल कर जो है अब जो है 300A में जो है केवल लीगल राइट्स जो है बना दिया गया है। अब वो वहाँ फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखते हैं कि जो है कुछ जो है 19 की बात करते हैं, कुछ अधिकारों के रक्षक, 6 अधिकारों के रक्षक की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों के लिए 6 अधिकारों की गारंटी देता है, यानी सभी नागरिक की बात करता है। यहाँ किसकी बात की, व्यक्ति की बात नहीं करता, नागरिक की बात करता है, और 6 अधिकारों की गारंटी देता है।
ये पहला क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मीन्स क्या होता है, बोलने। अभिव्यक्ति मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, यानी वाक, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम। शांतपूर्वक निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी आप जो है शांतपूर्वक से बगैर हथियार लेकर कहीं भी आप सम्मेलन करने का अधिकार देता है। अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचाने की आज़ादी देता है, वो भी किस तरीके से, शांतपूर्वक तरीके से आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं और सम्मेलन कर सकते हैं, और उसमें किसी तरीके से कोई हथियार होना नहीं चाहिए। ठीक है। तीसरी बात ये कहा कि संगम जो है, संघ बनाने या सहकारी समितियां जो है, ये अमेंडमेंट होकर आई है, 98 अमेंडमेंट बनाने का अधिकार है 10A में दिया गया है। फोर्थ बात करते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वथा आवाज संचार का अधिकार है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप आ जा सकते हैं, किसी तरीके से कोई रोक नहीं होगा, अपना संचार करने का अधिकार होता है। फिफ्थ बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विभाग में निर्बंधन, घूमने के, बसने या जाने या निवास करने के अधिकार की बात करता है। और सिक्स बात करता है कि कोई भी वित्त यानी वित्त, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार है। ये कोई भी यूपी का या बिहार का है, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर में व्यापार करे या क्या नाम है उसको तमिलनाडु में व्यापार करे या महाराष्ट्र में कारोबार करे या व्यापार करे, तो किसी तरीके से उनको जो है रोक नहीं सकते, उसका यह स्वतंत्रता का अधिकार भी ये भी शामिल है। ठीक है। अब मूलतः जो है अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार हैं, लेकिन संपत्ति का जो है, संपत्ति को खरीदने या अधिग्रहण करने का या बेच देने का अधिकार 1978 में जो है 44वें संविधान संशोधन में जो है अधिनियम के तहत जो है इसे क्या है, समाप्त कर दिया गया है। अब इन्हें 6 अधिकारों की रक्षा केवल राज्य के खिलाफ मामले में है, न कि निजी मामले में है। अर्थात ये अधिकार केवल नागरिकों और कंपनी शेयरधारकों के लिए, न कि विदेशी या कंपनी के लिए है। ठीक है। अब उसके बाद में कहते हैं, जैसे कंपनियों या परिषदों के लिए है। राज्य इन 6 अधिकारों को अनुच्छेद 19 उल्लिखित, राज्य 6 अधिकारों को जो है अनुच्छेद 19 को उल्लिखित आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। इन जो 6 अधिकार है, उन 6 अधिकारों पर जो है स्टेट जो है प्रॉपर जो है प्रतिबंध लगा सकता है। अब देखते हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या है। अब वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या बात करता है, यानी ये प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने या विश्वास या अभियोग लगाने के मौखिक या लिखित छिपे हुए मामले पर स्वतंत्रता देता है। उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित सम्मिलित किया गया है। क्या सम्मिलित किया गया है? पहले क्या गया, फर्स्ट कंडीशन है अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यानी वाक अभिव्यक्ति में क्या कहा गया, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यानी आप जो है या किसी अन्य के विचार है जो से क्या है प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसका आपको अधिकार दिया गया है। दूसरी बात है कि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करती है कि आप जो है प्रेस की आज़ादी की बात करेगी। ये प्रेस के तहत जो है लोग अपनी बात मीडिया के चैनलों के माध्यम से या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इसी के तहत जो उनको आज़ादी मिली है, वो अपनी बात बेबक होकर जो है वो समाज में रखते हैं। समाज की जो है पूरी तरीके से यही एक ग्राउंड है, इसके तहत उनको बोलने की आज़ादी मिलती है। और उसके बाद ये कहा कि व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं भी कमर्शियल जो है एडवर्टाइज की करवा सकते हैं, इसकी भी आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार है, अगर आपका फ़ोन टैपिंग हो रहा है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार है कि स्वतंत्रता के खिलाफ हो रहा है तो इसके ऊपर आपको अधिकार है। प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अधिकार नहीं है, यानी प्रसारित करने का अधिकार है, अर्थात राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। आप भी इलेक्ट्रॉनिक के तहत जो है प्रसारित कर सकते हैं, यानी कि मोनोपोली स्टेट का यहाँ पर नहीं है। 6 बात करता है कि किसी राजनीतिक दल या संगठन आयोजित बंद करने के खिलाफ अधिकार, यानी किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित को बंद करने के खिलाफ अधिकार है, अगर वो बंद करता है उसके खिलाफ भी अधिकार स्वतंत्रता प्राप्त है। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है, यहीं से राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है यानी RTI यहीं से आपको मिलती है। और उसके बाद में क्या है, शांत का अधिकार, यानी आप चुप रहने का अधिकार आपको देता है, आप किसी भी मामले में ना बोले, आपको मर्जी है, आपको स्वतंत्रता देती है कि आप चुप रहें, यानी शांत के अधिकार की बात करता है। और उसके बाद में क्या, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, यानी किसी भी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है, आप किसी भी अखबार पर प्रतिबंध लगा नहीं सकते, उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है उसकी।
प्रदर्शन या विरोध का अधिकार है, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। जो हड़ताल किया जाता है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो जो है लिबर्टी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में कहा राज्य वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उचित प्रतिबंध लगा सकता है। ये प्रतिबंध लगाने के आधार इस प्रकार हैं, यानी जो है स्टेट जो है हमारे बोलने के लिए और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर क्या है वो प्रतिबंध लगा सकता है। वो इस प्रकार है भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिक स्थापना, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। क्या क्या ग्राउंड दिखा सकता है, इस पर आपको प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, इस एक ग्राउंड ये है। राज्य की सुरक्षा यानी स्टेट की सिक्योरिटी, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, जो विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध हो, सार्वजनिक आदेश, जो कोई भी सार्वजनिक आदेश हो, नैतिक स्थापना और न्यायालय की अवमानना पर क्या है आपकी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब न्यायालय की अवमानना पर करंट केस बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और न्यायालय की अवमानना पर सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत वरिष्ठ लॉयर जो है प्रशांत भूषण ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है चीफ जस्टिस यानी सीजेआई को जो है एक 50 लाख की बाइक को जो है उन्होंने दिखाया और उससे कई अन्य मामले जो है दिखाने का ये प्रतीक किया कि ये 50 लाख का बाइक है, ये बीजेपी के फला व्यक्ति के ये जो है इन्होंने लॉन्च किया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोर्ट की जो है ये कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं दोनों में रस्साकसी चली रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि माफ़ी मांग ले, मैं उनको प्रेस नहीं करेंगे। उसके बाद में कहते हैं प्रशांत भूषण जी कहते हैं कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, अगर माफ़ी मांगूंगा तो न्यायालय की अवमानना होगी। ये बात जो है ये दोनों कन्फर्म भी हो चुका है, कोर्ट ने पूरे मैटर को सुन भी लिया है। उसके जो वकील हैं राजू धवन, क्या नाम है, राजू धवन है, अटॉर्नी जनरल भी हैं। और उसके बाद में ये केस बहुत तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अब जो बात है सुप्रीम कोर्ट जो है कह रही वैकल्पिक तौर पर वो माफ़ी मांग ले, लेकिन आप भी माफ़ी मांगने तैयार नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा है कि महात्मा गांधी को भी रेफरेंस दिया है कि महात्मा गांधी जी जो है और सभी ने उनके आंदोलन चला रहे, तो उस समय जो है कोर्ट अहमदाबाद का जो रिलेशन दिए हैं उस रिलेशन में जो है क्या नाम है गांधी जी को जो है न्यायालय की अवमानना को फेस किया था, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो देश न्यायालय की अवमानना होगी। माफ़ी मांगे कौन, माफ़ी मांगे क्या नाम है जो क्या कहते हैं उनके जो बीजेपी के जो फॉलोअर्स होते हैं, बीजेपी के गवर्नमेंट के फॉलोअर्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इस तरीके से उन्होंने साफ मना कर दिया गया है। इस आधार पे है किसी के अपराध के संतुलित होना होता है। अब मैं कल जो है अब इस टॉपिक पर चर्चा करूँगा पूरी जो है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।